क्लास 9th का पहला चैप्टर, साइंस का क्लास 9th का पहला चैप्टर बताने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। जितने भी हमारे आसपास के पदार्थ हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास। मकान है, घर है, ठीक है, किताबें हैं हमारे आसपास, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। क्या आपके मन में या ये ख्याल कभी आया है कि ये आखिर बना किस चीज़ का है? कोई भी पदार्थ या कोई भी सामग्री जो हम अपने आसपास देखते हैं वो बना किस चीज़ों का होता है? तो पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो लोग क्या बताते थे कि वो एक रामायण या शायद महाभारत में कोई लाइन है कि कोई भी पदार्थ पृथ्वी पर 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। छित, जल, पावक, गगन, समीरा, इस तरीके से, यानी पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और गगन, ये सारी 5 चीज़ें क्या बनाती हैं, किसी भी पदार्थ को बनाती हैं। लेकिन हम लोग साइंस में थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं। साइंस ये कहता है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है, ठीक है, और इसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब कोई भी वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है, यानी कार है, ठीक है, हमारा बैग है स्कूल का, या बुक्स है, कुछ भी है, सभी चीज़ें पदार्थ से मिलकर बनी हैं। तो आखिर ये पदार्थ है क्या? तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पदार्थ हम किसी भी वस्तु को बोल सकते हैं, कोई कुछ भी ऐसा जो स्थान घेरता हो और जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, वो पदार्थ कहलाता है। ऐसी कोई भी वस्तु या कुछ भी हमारे आसपास का जिसमें द्रव्यमान हो और जो कुछ न कुछ स्थान घेरती हो, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। ये तो आप लोग छोटे क्लास 8th वगैरह में भी जानते होंगे। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा पदार्थ होता क्या है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ का भौतिक स्वरूप यानी पदार्थ भौतिक स्वरूप उसका कैसा है। रासायनिक स्वरूप के बारे में हम चैप्टर 3 से थर्ड से पढ़ेंगे, यानी तीसरे चैप्टर से परमाणु, अणु, उनमें इन सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे पदार्थ आखिर फिजिकली कैसे बना हुआ है। तो फिजिकली जो पदार्थ हमारा है वो कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है। तो यहाँ हम लोग समझ लें कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसको भी याद रखना है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब आखिर ये कण कितने छोटे होते हैं, यानी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है कि मैटर जो होता है हमारा पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। कोई भी मैटर हो ये पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, यानी कणों से मिलकर बना होता है। अब ये कण होते कैसे हैं? क्या ये इन कणों को हम आंखों से देख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। हम लोग इन कणों से अपनी आंखों से इन कणों को हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। अब इसमें अगर हमको पता करना हो कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ठीक है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो इसके लिए हमको एक प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग क्या है हमारे पास में? प्रयोग ये है कि हमको अगर पता लगाना हो पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिए आप अपने घर पे, कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक कोई फ्लास्क ले लेते हैं, ठीक है, इस फ्लास्क में 100 ml वाटर ले लो। 100 ml वाटर लेने के बाद क्या करना है, इसमें हमको एक बूंद, या कह सकते हो 2 बूंद स्याही इसमें डाल दें हम। तो 2 बूंद स्याही डालते ही हम लोग देखेंगे कि ये जो पानी है, हमारा पानी का कलर है फ्लास्क में, वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का, रंगीन हो जाएगा। फिर अब क्या करें, इस पानी में से हम थोड़ा सा, यानी 10 ml के लगभग, यानी 100 ml अगर हमारे पास में इसमें पानी था तो 10 ml पानी निकाल के क्या करें, हम दूसरे फ्लास्क में डाल दें, और फिर से उसमें 100 ml पानी डाल दें। फिर इसी तरीके से हम लोग इसमें से 10 ml जो हमारा सॉल्यूशन विलियन बना है उसको निकाल के एक और फ्लास्क ले लें, उसमें 100 ml पानी में मिला दें। तो इस तरीके से हम लोग अगर करते जाएंगे तो हम 4-5 बार अगर इसको डाइल्यूट भी करते हैं तो भी हम देखेंगे कि जो हमने 2 बूंद यहाँ पे स्याही डाली थी वो इस वाले फ्लास्क में तो ज़्यादा गाढ़ी, यानी ज़्यादा कलरफुल दिखाई देगा, इस वाले फ्लास्क में थोड़ा सा कम कलरफुल हो जाएगा, और थर्ड वाली फ्लास्क में बहुत ही कम कलरफुल हो जाएगा। यानी कह सकते हो इसका जो कलर होगा इसमें ज़्यादा ब्लू होगा, इसमें कम ब्लू, और सबसे कम ब्लू इसमें होगा। कारण क्या है, हमने तो 2 बूंद ही डाला था स्याही। तो आप सोच सकते हो 2 बूंद कितना छोटा है, उसमें भी हमने पानी में 100 ml इसमें, 100 ml इसमें, 100 ml इसमें, इस तरीके से आधे लीटर, मान लो 500 ml हमने 5 बार ऐसा किया, फिर भी 5वें फ्लास्क में भी कुछ न कुछ स्याही का कलर रह जाता है। तो आप सोच सकते हैं 1 या 2 बूंद स्याही से कितना ज़्यादा हम लोग कितनी बार उसको कलरफुल देख सकते हैं। तो अब यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये कितने छोटे छोटे कण होते हैं।
अगर ये छोटे ना होते तो ये यहीं पे समाप्त हो जाता। दूसरे वाले फ्लास्क में इसका कलर ही नहीं दिखाई देता, लेकिन ये इतना छोटा है कि दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे नहीं, पाँचवें नहीं, बहुत बार हम लोग इसको बार बार इसका कलर हर एक फ्लास्क में दिखाई देता है। इससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक, ये तो यहाँ से हमको पता चल गया कि पदार्थ सभी भी, कोई भी वस्तु है हमारे आसपास पदार्थ से मिलकर बनी होती है। पदार्थ क्या होता है? वह कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है या उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, जो कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, यानी पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण क्या है। तो यहाँ हम लोगों को ये जो कण मिलकर बने हैं, इन कणों का, या कह सकते हो पदार्थ के कणों का, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। ठीक, पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। तो अभिलाक्षणिक गुण क्या है इसका? पदार्थ के जो कण हैं इनके गुण क्या हैं? इंग्लिश में बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। तो इन पदार्थ के गुण क्या हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो पदार्थ के कुल हम लोग यहाँ पे 3 गुण देखेंगे। ठीक है, तीनों गुण को हम लोग बारी बारी से यहाँ पे हम लोग अपना अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये गुणधर्म जो हम लोग देखेंगे पदार्थ के तीनों, इनको हमको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला पदार्थ का गुण है या गुणधर्म है हमारे पास में कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक, रिक्त स्थान। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। तो ये सबसे पहला पदार्थों का गुणधर्म है जिसको हम लोगों को याद रखना है, यानी इसके बीच में क्या होता है? स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो जितने भी पदार्थ के कण हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाएगा, रिक्त स्थान पाया जाएगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसके बीच में रिक्त स्थान है? इसको पता करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ छोटा सा प्रयोग क्या करें कि अगर हम लोग क्या करें, एक फ्लास्क, फिर से हम लोग एक फ्लास्क ले लें। ठीक, फ्लास्क में क्या करें हम लोग? वाटर ले लें। मान लो 1 लीटर हमने वाटर ले लिया, इसमें पानी ले लिया 1 लीटर। 1 लीटर पानी लेने के बाद इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्किंग कर दें ऐसे कि ये 1 लीटर पानी इतना है। इसमें क्या करें अब हम लोग कि बाहर से 100-200 ग्राम क्या कर लें, इसमें चीनी डाल दें। तो 100-200 ग्राम चीनी डालने के बाद होगा क्या, इसमें हम लोग अगर चम्मच से इसको मिलाएं, विलयन तैयार करें, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी की सारी चीनी क्या होगी, इसमें घुल जाएगी। अब आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, क्या ये जो हमने मार्किंग की थी वाटर लेवल का, क्या ये बढ़ा? तो आप देखेंगे ये नहीं बढ़ेगा। आखिर क्यों नहीं बढ़ा? हम 100, जो हमारे पास में 100 ग्राम चीनी था, उसके डालने के बाद भी 1 लीटर जो पानी था, तो ये हो जाना चाहिए था 1 लीटर प्लस हमारे पास 100 ग्राम चीनी भी थी, यानी इसका लेवल कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण क्या होता है कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। जो जल के कण होते हैं हमारे पास में, जल के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। उन्हीं रिक्त स्थानों में ये चीनी क्या होती है? घुल के उसी में मिल जाती है। जैसे मान लो ये हमारे पास में जल के कण थे, इन जल के कणों के बीच में क्या होगा? रिक्त स्थान होगा, जिसमें हमारे पास में यहाँ पे चीनी घुल के इसी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। इससे इसका लेवल नहीं बढ़ता। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिससे हम पता कर सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा हमारे पास में जो इन पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक बात हम लोग कर रहे हैं। दूसरा गुण होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो लगातार कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, यानी लगातार गति करते रहते हैं। तो हम लेकिन लिखेंगे पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली, ये लोग क्या कर सकते हैं? मूव करते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। अब इसको भी प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे हमको कैसे पता चलेगा कि पदार्थ के कण लगातार गति कर रहे हैं? इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे फिर से हम लोग अगर पानी को ले लें, यहाँ पे हम जो तभी बता रहे थे कि अगर हम लोग वाटर ले लें, वाटर में जैसे ही हम लोग इंक डालते हैं, स्याही डालते हैं, या कह सकते हो कुछ भी डालते हैं, कोई कलरफुल चीज़ या डिटॉल डाल दें हम लोग, तो कितनी तेज़ी से हम लोग देखते हैं क्या होता है कि पूरे पानी में फैल जाता है। इंक को डालते ही हम लोग पूरे पानी में इंक जल्दी से फैल जाता है। आखिर वो इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है? इसका मतलब है कि पदार्थ के कण क्या करते हैं? लगातार गति करते रहते हैं। उन कणों के साथ में ये स्याही का होती है, लगातार तेजी से सभी कणों के पास पहुंच जाती है, इसलिए स्याही उसमें घुल जाता है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है। और थर्ड जो हम लोगों के पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण याद रखना है, ये तीसरा है हमारे पास में, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है। ठीक है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट ईच अदर।
यानी पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा लिख सकते हैं, चाहे तो पूरा लिख सकते हो कि इनके बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है या ये एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। इस तरीके से हम लोग, ये पदार्थ के 3 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे पता चलेगा कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसका भी एक एग्जाम्पल है। अगर हम लोग जैसे कोई पानी की टोटी है, उसको हम लोग ओपन कर दें, ठीक, पानी को, टोटी को ओपन करने के बाद अपने हाथ से हम उसको क्या करें, कट करने का प्रयास करें उसकी धार को, पानी को, तो हम देखते हैं वो कट नहीं होता। तो क्यों नहीं कट होता, क्योंकि वो जो कण हैं उसके, पदार्थ के जो जल के कण हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं, इसलिए वो अलग नहीं कर पाते हम लोग उसको। ठीक, तो ये 3 के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम लोगों को याद रखना है। पदार्थ के ये कण के भौतिक अभिलक्षण हैं, या कह सकते हो गुणधर्म है, जिसको हमको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक, तो पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं, ये हमारे पास में 3 तरह की होती है। स्टेट ऑफ जो मैटर होता है, यानी पदार्थ की अवस्था को कितनी होती है, 3 तरह की पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ये भी हमको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली अवस्था जो होती है हमारे पास में, ठोस अवस्था होती है। दूसरी अवस्था हमारे पास में क्या होती है, द्रव। और तीसरी अवस्था हमारे पास में क्या होती है, गैस अवस्था होती है। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं हमारे पास में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम लोग बहुत इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं हैं। फिर भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा और जानना है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन रियल में 5 अवस्थाएं होती हैं। एक चौथी अवस्था होती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और एक 5वीं होती है, जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। वो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उसके बारे में भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, उनमें आखिर इसको डिवाइड किस आधार पे किया गया, कैसे हम लोगों ने पदार्थों को 3 अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो उसको हम लोग समझने के लिए सबसे पहले हमको डिवीजन किस बेस पे हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे आगे। ये देखिए, तो जो पदार्थ की अवस्थाओं का डिवीजन हुआ है, वो इनके बेसिस पे हुआ है। इन गुणधर्मों के आधार पे हम लोग ने पदार्थ को बांट दिया है। इसको हमने पहले से ही लिख रखा था, जिससे टाइम थोड़ा सा कम हो। तो ये देखो, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराणविक स्थान। अंतराणविक स्थान क्या होता है, जैसे हम लोग अभी देखें कि जितने भी हमारे पास में पदार्थ हैं, वो कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे मान लो ये कोई ठोस पदार्थ है, तो ये कण से मिलकर बना हुआ है। यहाँ हमने एक फिगर बनाया हुआ है, ये ठोस के कण है, 1 2 3 4, इस तरीके से कई सारे कण हैं। तो अंतराणविक स्थान क्या होता है, इन कणों के बीच में जो स्पेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतराणविक स्थान। काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद हम लोग अणुओं की गतिज ऊर्जा के आधार पे इनको अलग किया गया है। और तीसरा, अणुओं के बीच में आकर्षण बल है, यानी अट्रैक्शन है कि नहीं अणुओं के बीच में, उसके बेस पे हम लोग इसको अलग किए हुए हैं। अब तीनों में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे सॉलिड में अंतराणविक स्थान कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है, गैस में कैसा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सॉलिड में अंतराणविक स्थान। फिगर देख सकते हैं आप यहाँ पे, सॉलिड का जो हमने ठोस का जो फिगर बनाया हुआ है, इसमें कण क्या है, बहुत पास पास हैं, और इनके बीच में अंतराणविक स्थान क्या है, नहीं है। ठीक, तो अंतराणविक स्थान इसमें क्या है, हमारे पास में जरा भी नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नो अंतराणविक स्थान नहीं है, या बहुत कम है। तो लिख सकते हैं बहुत कम या नहीं होता। तो ये आप याद रखे रहेंगे कि ठोस के कणों के बीच में अंतराणविक स्थान नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। और गैस में क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक, बहुत अधिक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, गैस का हमने फिगर बनाया हुआ है। तो गैस में अंतराणविक स्थान क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने के कारण क्या होता है, इनके बीच में रिक्त स्थान जो होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और लिक्विड की बात करेंगे, तो लिक्विड के बीच में आप लिक्विड का देख सकते हैं आप लोग, द्रव का, कि ठोस से तो ज़्यादा होता है अंतराणविक स्थान, लेकिन गैस से कम होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसका जो अंतराणविक स्थान होता है, वो ठोस से क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन गैस से क्या होता है, कम होता है। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से लेस और मोर का साइन बना के आपको बताया है, इस तरीके से रहेगा। इधर हम लोग मानेंगे कि ये लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड का क्या होता है, ठोस से ज़्यादा, और लिक्विड का क्या होता है, गैस से कम होता है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब अगला है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है कि ये जो कण होते हैं, अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि जो कण होते हैं लगातार गति करते रहते हैं। तो इसी को गति क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है इनके कणों में, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे अगर हम किसी भी कणों को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ठोस में देखें तो इनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम होती है।
बहुत ज़्यादा लो होती है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अणुओं के बीच में, बहुत कम, ठीक है, या नहीं होती, बहुत कम या नहीं, ठीक, या कह सकते हो नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ठीक, न के बराबर होती है। गैस में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये कण दूर दूर बहुत तेज़ी से गति करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक। और फिर से इसके बाद में बात करें हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की जो होती है वो ठोस से तो ज़्यादा होती है, लेकिन गैस से क्या होती है, कम होती है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है अणुओं के बीच में आकर्षण। तो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जो पदार्थ के अणु होते हैं उनके बीच में आकर्षण कैसा होता है। तो ठोस में हम देखते हैं कि अणु पास पास होते हैं। पास पास होने का एक रीज़न यही है कि अणुओं के बीच में जितना ज़्यादा आकर्षण होगा वो अणु उतने ही पास पास होंगे। तो यहाँ पे अणुओं के बीच में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हमारे पास में होता है, और गैस में बहुत कम अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, इसलिए ये दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे बहुत अधिक होगा, ठीक है, बहुत ही अधिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कह सकते हो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, बहुत कम, ठीक है, लगभग या न के बराबर। न के बराबर का मतलब बहुत ही लो होता है इसमें, ठीक है, बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर अट्रैक्शन जो होता है इसमें। और लिक्विड में देखेंगे हम लोग, तो लिक्विड में फिर से लिक्विड में देख रहे हैं ना, इससे पार्टिकल्स क्या है, ठोस से तो दूर दूर है लेकिन गैस से पास पास हैं, यानी जो इसके अणुओं के बीच का आकर्षण बल है वो गैस से तो ज़्यादा है लेकिन ठोस से कम है। तो इसमें क्या होगा, ठोस से कम लेकिन गैस से क्या है, ज़्यादा है आकर्षण। तो ये हमारे पास में क्या थे, ठोस, द्रव और गैस को हम कुछ गुणधर्मों के आधार पे अलग अलग बांटे हैं। पदार्थ की अवस्थाओं को 3 अलग अलग अवस्था में बांटा हमने, ठोस, द्रव, गैस। और किन कैरेक्टरिस्टिक किन गुणधर्म के आधार पे बांटा है, इनके गुणधर्म पे, अंतराण्विक स्थान के आधार पे, अणुओं की गतिज ऊर्जा कैसी है और अणुओं के बीच में आकर्षण बल कैसा है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये क्या जो ठोस, द्रव और या पदार्थ की अवस्थाएं हैं ये आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं क्या, हम ठोस को द्रव में बदल सकते हैं या क्या, या द्रव को फिर से गैस में बदल सकते हैं क्या। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।